आज का प्रोग्राम उर्दू की एक खातून अफसाना निगार मसरूर जहां के नाम है। मसरूर जहां इस्मत चुगताई से काफ़ी बरस कम उम्र, क्योंकि इंतकाल ही अभी मेरा 2019 में आसपास या 2019 में उनका निधन हुआ है। मतलब उन्होंने जितने अफसाने लिखे, उन्होंने 500 अफसाने लिखे, 500 शॉर्ट स्टोरीज एंड 65 नॉवेल्स। उसके बावजूद मसरूर जहां बेगम का जो नाम है आपने बहुत कम सुना होगा, क्योंकि किसी ने उनको उठा कर सुनाने की जहमत नहीं की। आज हम कर रहे हैं, मसरूर जहां ने अपनी अफसानों में औरतों और उनके प्रॉब्लम्स को अहमियत दी। ये सब्जेक्ट इससे पहले भी उर्दू फिक्शन में उठाए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो और लेडी अफसाना निगार थी, जो लेडी स्टोरी राइटर थी, उनके रवैये को ना अपनाते हुए अपना एक नया ढंग ईजाद किया। उनकी कहानी चाहे मिडिल क्लास, जिसको मुतवसत तबका कहते हैं उर्दू में, या निचले तबके, या फिर मॉडर्न अपर क्लास ख़वातीन की हो जो बहुत मॉडर्न ज़िंदगी जीती हों, सब पर उन्होंने एक ऐसी रोशनी डाली कि लोग देखकर चौंके और चौंक कर उन्होंने किसी हद तक अमल करना शुरू किया उस बुराइयों को दूर करने के लिए। आप देखेंगे, मैं फिलहाल नहीं बोल रहा हूं कि जब 3 अलग अलग सब्जेक्ट पे उनके अफसाने आपको सुना रहे हैं, जब का अफसाना हो जाएंगे तीनों, तब हम आपको बताएंगे कि किस किस सब्जेक्ट पे हमने अफसाना सुना है। पहला अफसाना किस सब्जेक्ट पे था, दूसरा किस सब्जेक्ट पे था, तीसरा किस सब्जेक्ट पे था। शुरू करते हैं। पहला अफसाना, उन्वान है खोए हुए लम्हे। सुना रही हैं मधुमिता बारिक और तारिक हमीद। खोए हुए लम्हे। आज मैं अपनी 10 साला शादीशुदा जिंदगी का बंधन तोड़कर फिर उसी शहर में, उसी घर में वापस आ गई हूँ जहाँ से मैंने अपनी नई जिंदगी का सफर शुरू किया था। मैंने अपनी जिंदगी में जो कदम उठाए, उन अक़दाम पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हूँ, बल्कि एक लंबे अरसे के बाद खुद को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। मुझे खुद पर हैरत है कि मैंने कैसे इतना तवील लंबा अरसा गुजारा, घुट घुट कर जिंदा रही, बस मरने से बच गई। जिंदगी को इस तरह जीना कि अपनी रूह, एहसासात और जज्बात को ज्यों का त्यों बचा लाई। और मैं जो पिछले 2 हफ्ते से अपनी बीमारी को टाल रही थी, बगैर किसी के कहे सुने डॉक्टर के पास चली गई। शायद खुद को जिंदा रखने की ख्वाहिश दिल के किसी ख्वाबिदा गोशों में सर उठा रही थी, और मैं अपने दिल की कोई ख्वाहिश अब कुचलना नहीं चाहती थी। अब तक जितना कुचला और मजरूह किया, बकाया उम्र के लिए वही काफी से ज्यादा था। मेरा रिक्शा गलियां और सड़कें तय करता रहा। सब कुछ वैसा ही था जैसे 10 बरस पहले था। बस मैं ही अपनी पहचान खो चुकी थी और एक बार खुद अपनी ही तलाश में इन्हीं रास्तों पर निकल आई थी, जहां मैंने खुद को पाया था, पहचाना था। डॉक्टर ने मेरी नब्ज देखी, आले से पसलियों और सीने का मुआयना किया, हाल सुना और नुस्खा लिखते हुए मेरा नाम पूछा। नाम? जी, महवश फराज। मैंने अपना नाम बताया और नाम बताते हुए मेरे मुंह में ढेर सारी मिठास घुल गई, जैसे ये नाम मेरा ना हो, किसी बेहद अजीज और प्यारी हस्ती का हो, जिससे एक तवील अरसे के बाद मेरी मुलाकात हो रही है। ये नाम मैं बहुत अरसे के बाद सुन रहा हूँ। मेरा मतलब है कि आप कहीं बाहर चली गई थी? जी हाँ,
अब भला मैं उनसे क्या कहती कि मैं कहीं बाहर नहीं गई थी, बल्कि अपने अंदर ही गुम हो गई थी, खो गई थी और अब भी अपनी तलाश में ही निकली हूँ। कभी खुद अपने आप को पाना भी मुश्किल होता है ना। दरअसल कुछ नाम ऐसे होते हैं जो जहन से चिपक कर रह जाते हैं। आपका नाम भी मेरे जहन में महफूज रहा। कई बार मरीजों के नुस्खे लिखते हुए मैंने इस नाम को याद किया। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे मेरा नाम याद रखा। खुशी मेरे अंदर से उबली पड़ रही थी। हाँ, आपका नाम नया भी है और खूबसूरत भी। आपने ही बताया था कि आप कुछ लिखती भी हैं, और फराज आपके वालिद का तखल्लुस था जो आप अपने नाम के आगे लगाती हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ डॉक्टर साहब, आपको सब उसी तरह याद है जैसे कि था और आज भी है। मैं बेखुदी के आलम में बुदबुदाई। आप अब भी लिखती हैं? मेरे ख्याल में अब आप तो शोहरत की बुलंदियों को छू रही होंगी। उस वक्त आपकी उम्र ही क्या थी? यही कोई 16-17 बरस? अब मैं नहीं लिखती। मेरी आवाज जो जरा देर पहले खुशी और मुसर्रत से खनक रही थी, वो धीमी हो गई। दरअसल गृहस्थी में पढ़कर सब कुछ टूट गया डॉक्टर साहब, सब कुछ। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। ओह, ये तो अच्छा नहीं हुआ। डॉक्टर ने अफसोस भरे लहजे से कहा और नुस्खा मुझे थमा दिया। वो पहली रात जब मेरे मजाजी खुदा यानी पति परमेश्वर ने मेरा घूंघट उठाकर सपाट लहजे में कहा था, सुना है तुम कहानियां लिखती हो। मैंने शर्माकर सर कुछ नीचा कर लिया और ये आस लगाए बैठी रही कि अभी वो मेरे इस शौक की तारीफ करेंगे, मेरी हौसला अफजाई करेंगे और शायद दोस्तों से जिक्र करते हुए इस बात पर फक्र करेंगे कि उनकी बीवी आम बीवियों की तरह नहीं है, बल्कि सबसे अलग है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सर्द लहजे में बोले, एक तो ये शायरी और अफसाना निगारी औरतों को जेब नहीं देती, ये तो बस मर्दों के काम हैं। और फिर ऐसी औरतें किरदार की भी अच्छी नहीं होती। हर वक्त किसी महबूब के ख्याल में गुम रहने वाली औरतें वफादार नहीं हो सकती। इसीलिए तुमको ये शौक छोड़ना होगा। अभी अंदर आने से पहले मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि सुना है तुम्हारी बीवी कहानियां लिखती। हमें भी सुनाना, क्या लिख डाला तुम पर। मैं गुस्से से पागल हो गया। मजाजी खुदा की बातें सुनकर, बातें नहीं इल्जाम सुनकर मेरा सर कुछ झुक गया। लेकिन इस बार शर्म से नहीं झुका था, बल्कि जिल्लत के एहसास से झुका था। और मैं अपने आंसू उनसे छुपाना चाह रही थी, जो कि महवश फराज की मौत पर मेरी आंखों से निकल आए थे। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने बत्ती बुझा दी, वरना मेरे आंसू देखकर खुदा जाने क्या इल्जाम लगा देते और न जाने किस महबूब से मेरा रिश्ता जोड़ देते, और मैं पहली ही रात उनके शुकूक शुबात का निशाना बन जाती। मैंने चाहा कि कम से कम ये रात तो खैरियत से गुजर जाए। ससुराल आने से पहले मैंने सोचा था कि जब मैं मायके जाऊंगी तो अपनी अलमारी से सारी रसाइल, मैगजीन्स और किताबें और अपनी कहानियों की फाइल भी लेती आऊंगी। मेरा जी तो अपनी किताबें छोड़ने को चाह ही नहीं रहा था, बल्कि अगर जरा भी किसी ने इशारा किया होता तो मैं पहली ही बार सब कुछ ले आती। लेकिन शादी की अफरा तफरी में किसी को इसका ख्याल नहीं आया। वो तो जब मेरी विदाई का वक्त करीब आया तो अपनी अलमारी की चाबी बहन के हवाले कर उसे चुपके से नसीहत की, सुन, मेरी किताबों का ख्याल रखना, ये नहीं कि सब इधर उधर हो जाए। मैं जब भी आऊंगी ना तो ये सब साथ ले जाऊंगी। लेकिन पहली ही रात मेरे मजाजी खुदा अरशद की गुफ्तगू इतनी हौसला पस्त करने वाली थी कि मैंने किताबें अलमारी में मुकफ्फल रहने दी। जी चाहा कि उसके ताले की चाबी घर के पिछवाड़े वाली बावली में फेंक दूं, ताकि आइंदा कोई उमंग सर न उठा सके, और उठे भी तो बावली की तह में दफन हो जाए उस चाबी की तरह। एक दिन अरशद कोई पुराना रसाला मैगजीन लेकर आए और मेरे सामने डाल दिया। मैं सवालियों नजरों से उनकी सूरत देखने लगी। मेरा मुंह क्या देख रही हो? खोल कर देखो इसे। मैंने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया, जैसे ये रसाला ना हो, सांप हो जो छूते ही मुझे डस लेगा। लेकिन मजाजी खुदा का हुक्म भी तो टाला नहीं जा सकता था।
लिहाजा हिम्मत करके उसे हाथ में उठाया। महानामा मंथली मैगजीन सीप का बहुत पुराना एडिशन था, जिसमें मेरी कहानी छपी थी और मेरी तस्वीर के साथ एक मुख्तसर सा तारीफी नोट भी एडिटर ने लिखा था, जिसमें मुनासिब अल्फाज में मेरे फन की तारीफ भी की गई थी। मुझे याद आया कि जब सीप में मेरी कहानी छपी तो मैं कितना खुश हुई थी। ऐसे आला मैगजीन में छपना मेरे लिए बहुत फक्र की बात थी। पुरानी यादों ने एक लम्हे के लिए होठों पर मुस्कुराहट सजा दी, लेकिन सर पर खड़े हुए मेरे मजाजी खुदा का खौफ उस खुशी पर गालिब आ गया और मैंने पर्चा बंद करके एक तरफ रख दिया। तो आपके हौसले यहाँ तक बढ़ गए थे? शौहर साहब ने गोया मेरी बदमाशियों की हदों का दायरा मुकर्रर फरमाया और मैं ये सोचकर हैरान रह गई कि ये शख्स कैसा घटिया सोच जहनियत रखता है। इसकी खुशी के खातिर मैंने अपनी कलम को जंग लगने दिया, लेकिन ये है कि पुराने पर्चे ला लाकर मेरी बदमाशियों के सबूत मेरे सामने पेश कर रहा है। उफ खुदा, इसके साथ जिंदगी कैसे बसर होगी। तुम्हारे पुराने महबूब तुम्हारी तलाश में सरगर्दा होंगे, जिन्होंने तुम्हारी तस्वीर और तहरीर के जरिए तुमसे राब्ता कायम किया होगा। शौहर साहब के मुंह से फिर से फूल झड़े। मुझे याद आया कि कहानी के साथ मेरा पता भी लिखा था और एडिटर की जिद पे काराएं यानी कि रीडर्स इस उभरती हुई फनकारा को अपनी कीमती राय से आगाह करे। नहीं, ये मेरा कोई महबूब नहीं था। ये मैं कैसे मान लूं? ना माने, मैं आपको मजबूर तो नहीं कर रही हूँ। मैंने जलकर जवाब दिया और चाय बनाने चली गई। चाय लेकर आई तो सीप के पुर्जे इधर उधर बिखरे हुए थे। हमारे घर में कोई किताब या रसाला नहीं आता था, बस अंग्रेजी का अखबार आता था। मेरी आंखें किताबों के लिए तरसती थी और मैं घर का पुराना अनघड़ खंगड़ उलटती पलटती रहती थी कि शायद कुछ पढ़ने को मिल जाए। सामान की कोठरी साफ करते हुए एक पुराने संदूक में कुछ पुरानी किताबें मिली। ये तिलिस्म होशरुबा के चंद हिस्से थे। लाल नामा, जर्द नामा और किस्सा चार दरवेश और अलिफ लैला की कुछ औराक पेजेस थे। मेरा ये हाल हुआ गोया खजाना मेरे हाथ लग गया। घर का काम करके अरशद के चले जाने के बाद अंधेरी कोठरी में घुस जाती और दरवाजा बंद करके मलगजी यानी धुंधली रोशनी में किताबें पढ़ने की कोशिश करती। ये भी धड़का लगा रहता कि कहीं मेरी सास या ननद ना आ जाए या अरशद ही ना आ निकले। और वही हुआ। उस रोज अरशद ऑफिस से जल्दी चले आए और मुझे तलाश करते हुए वहां आ पहुंचे। क्या हो रहा है? उन्होंने मुझे किताब में गर्क पाकर आवाज दी और मैं ऐसे उछली जैसे 440 वोल्ट का करंट लग गया हो, और फिर अपने इस तरह रंगे हाथों पकड़े जाने पर मुजरिमों की मानंद गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। अरशद ने झपट कर किताब मेरे हाथ से छीन ली और दूर फेंक दी। तो मेरे जाने के बाद ये सब होता है यहाँ? दहाड़े बदतरीन गुनाह में मुलव्विस शामिल होने का एहसास मुझे मार गया। वरना मेरे हाथ पैर क्यों कांपने लगे, मुझे ठंडे पसीने क्यों आ गए, मेरी नजरें जमीन में क्यों गड़ गईं, मेरी जुबान क्यों गूंगी हो गई। अरशद ने वो सारी किताबें जमा करके मेरे सामने ही सारी किताबों में आग लगा दी। फिर तो मेरी ये हालत हो गई कि सौदा सुलफ के लिफाफे और पुड़िया तक छुपाती फिरती कि कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथ में कोई कागज देखकर वो उस पुर्जे से मुझ पर कोई ऐब ना लगा दे। शादी के 7 साल गुजर चुके थे और मेरी गोद अब तक सूनी थी। माँ बनने की आरज़ू किसे नहीं होती, लेकिन खुदा की मसलहत में बंदे का क्या दखल। मेरी सास तो अब हाके पुकारे मुझे मनहूस और बांझ कहने लगी थी। अरशद भी अपने बाप न बनने का गुस्सा गाहे गाहे मुझ पर उतारते थे, जिसे मैं बर्दाश्त करती थी क्योंकि मैंने बर्दाश्त करना सीख लिया था। उस रोज इतवार था। मैं सफाई वगैरह से निपटकर नहा धोकर आईने के सामने खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी और अरशद मसहरी पर नीम दराज यानी टेक लगाए पांव फैलाए सिगरेट के कश ले रहे थे। अब तक तुमने कितनी कहानियां लिखी होंगी? अरशद ने बेहद नरमी से पूछा। आज तक मेरी कहानियों के मुतालिक उन्होंने कुछ नहीं कहा था। शायद उन्हें एहसास हो चला था कि उन्होंने एक बार बेकरार रूह पर बहुत जुल्म किया है और शायद कुछ तलाफी ही करना चाह रहे हो। आखिर वो मेरे शौहर हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो ना भी करते हो तो क्या, मैं तो उनको चाहती हूँ। शायद इस मोहब्बत और खिदमत के सदके वो मुझे मेरा कलम वापस करना चाहते होंगे। मैंने खुश होकर बताया, 20-30 तो लिखी ही होंगी।
इतनी कहानियां लिखने से अच्छा था कि तुम एक बच्चा जन्म देती। अरशद ने बेहद सफाकी यानी निष्ठुरता से कहा। गलती से मैं रो भी ना सकी। कहानियां लिखने का बच्चे से क्या ताल्लुक? कहानियां तख्लीक करना, गढ़ना या क्रिएट करना मेरे बस में था, लेकिन ये तो मेरे बस में नहीं है। अरशद पस्तियों यानी नीचता की सबसे निचली सतह पर उतर गए थे और मेरा दिल चाहा कि मैं उन्हीं रास्तों पर लौट जाऊं जिन पर चलकर मैं यहाँ आई थी। आगे जाना मेरे बस में नहीं था, लेकिन बेवा माँ की नसीहतें मेरे कदम थामे खड़ी थी। आखिर अरशद कैसा मर्द है? मेरे अब्बा भी तो मर्द थे। जब मुझे स्कूल में मजमून एस्से लिखने के एक मुकाबले में कामयाब होने पर मेडल मिला था तो अब्बा कितने खुश हुए थे। फिर जब एक मकामी अखबार में मेरा पहला मजमून छपा तो अब्बा अपने दोस्तों की मुबारकबाद वसूल करके घर आए तो कितनी देर मुझे सीने से लगाए रहे थे। और जब मुल्क के एक मयारी मैगजीन में मेरी पहली कहानी छपी तो उन्होंने कीमती कलम मुझे इनाम में दिया। वो कलम आज भी मेरे पास महफूज है। वो मेरे उन दिनों की यादगार है जब मैं थी यानी महवश फराज और मैं अब मिसेस अरशद हूँ, सिर्फ मिसेस अरशद। मेरी शिनाख्त खो चुकी है, मेरी पहचान गुम हो चुकी है और मज़ा तो ये है कि मैंने इसे अपने नसीब का लिखा समझकर सब्र कर लिया है। लेकिन मेरे सब्र करने से क्या होता है? अरशद किसी सरकारी काम से शहर के बाहर गए हुए थे और सास अपनी बेटी के ससुराल गई हुई थी। एक अरसे के बाद मुझे तन्हाई मिली थी और मैं खुश खुश सारे घर में गुनगुनाती मुस्कुराती सफाई में मसरूफ थी। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें। अपनी अलमारी साफ करते हुए अचानक अब्बा का दिया हुआ कलम मेरे हाथ में आ गया। मैंने कलम को धोया, पोंछा, उसमें इंक भरी और उस कलम को बड़े प्यार और एहतराम से गोद में रखकर बैठ गई। मेरी तख्लीक का सर चश्मा, द फाउंडेशन ऑफ माई क्रिएशन, मेरी रूह की गहराइयों में मचलते हुए जज्बात की निजात का जरिया यही कलम तो था। अब ये कैसा बेजुबान और बेरूह हो गया है? क्या ये अब भी उसी तरह कागज पर रवा हो सकता है? मैंने बड़े कर्ब से सोचा। बदन के कर्ब को वो भी समझ ना पाएंगे। मैं दिल में रोऊंगी, आंखों में मुस्कुराऊंगी। और यूं ही आजमाइश बतौर मैं कागज पर लकीरें खींचने लगी। ये लकीरें अल्फाज में कब बदले और अल्फाज जुमलों में कब ढला, मुझे कुछ खबर नहीं। होश तो उस वक्त आया जब कहानी मुकम्मल हो चुकी थी। हाँ, वही कहानी जिससे मैं पिछले 10 सालों से मुंह छुपाए फिर रही थी, आज मेरी रूबरू मेरे सामने खड़ी थी और मैं उसके आगे बेबस, मजबूर, खामोश बैठी थी। इर्तिकाबे गुनाह का एहसास न जाने कहाँ गुम हो चुका था और ठंडे, साफ और ताज़ा हवा के झोंके मेरे इर्द गिर्द रक्स डांस कर रहे थे। और उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला कर डाला। मैंने अपनी अटैची में कपड़े रखे, घर को ताला लगाया, चाबी पड़ोसन के हवाले करके स्टेशन का रुख किया। अब मैं अपने शहर की खुली खुली और महकी हवाओं में सांस ले रही थी। अपने घर के कुशादा और वसी कमरों में बेरोक टोक आ जा रही थी। अपनी अलमारी खोलकर मैंने अपनी किताबों को झाड़ा, पोंछा, मेज पर कागज और कलम तरतीब से रखे और पूरब की सिमत खुलने वाली खिड़की के दोनों पट खोल दिए, जिससे रोशनी और हवा एक साथ कमरे में अंदर आए। मैंने अपने आप से कहा, मैं बांझ सही, मेरा कलम तो बांझ नहीं हुआ है। मैं कहानियां तख्लीक करूंगी, ऐसी कहानियां जो मेरी रूह की कोख से जन्म लेंगी। ये कहानियां मुझे यानी महवश फराज को जिंदा रखेंगी। कहानियों में जीऊंगी अरशद के बगैर और अब कोई ये शिकायत नहीं करेगा कि ये नाम बहुत अरसे के बाद सुना है, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। यहाँ पर एक खातून एक औरत की उलझन, बेचैनी, तकलीफ आपको साफ नजर आई। दूसरी कहानी, दूसरे अफसाने का उन्वान है
दूसरे अफसाने का उन्वान है लुटेरा, जो लूटता है। लुटेरा वो इतनी एडवांस नहीं थी कि तन्हा सफर करती, लेकिन प्रकाश दौरे पर गया था और उसकी वापसी का भी कोई ठीक नहीं था कि कब आए। गांव से माँ की बीमारी का खत आया तो वो वहां जाने को तैयार हो गई। उसका गांव ज्यादा दूर भी नहीं था, बाराबंकी से चंद कोस पर था, लेकिन बस सिर्फ बाराबंकी तक जाती थी। वहां से खड़खड़े पर गांव जाना पड़ता था, जो दिन रात गांव से बाराबंकी और बाराबंकी से गांव सवारियां ढोया करते थे। उसने एहतियातन घर की चाबी अपने पड़ोस में कमला देवी के हवाले कर दी, ताकि अगर प्रकाश वापस आ जाए तो उसे तकलीफ ना हो। उसने उनसे यह भी कह दिया था कि अगर माँ की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो वो रुक जाएगी, वरना वापस आ जाएगी। माँ एक अरसे से बीमार थी और उसकी हालत बिगड़ती संभलती रहती थी, और ये बात प्रकाश के इल्म में भी थी, उसे भी मालूम था। लेकिन इस बार वो काफी दिनों से घर ना जा सकी थी, कुछ इसलिए कि प्रकाश अक्सर दौरे पर चला जाता और कुछ अपनी तबीयत की खराबी के सबब। इसलिए उसे माँ की तरफ से ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो बड़े आराम से घर पहुंच गई, उसकी सारी फिक्र दूर हो गई और माँ से मिलकर वो बहुत खुश हुई, क्योंकि माँ की तबीयत अब काफी अच्छी थी। और मुतमईन होकर वो उसी दिन वापसी के लिए तैयार हो गई। घर वालों ने बहुत रोका, लेकिन अब उसे प्रकाश की फिक्र सता रही थी कि उसकी गैर मौजूदगी में अगर वो आ गया तो उसे तकलीफ होगी। घर वालों से मिलकर खड़खड़े के हिचकोले खाती वो बस स्टेशन पहुंची तो पता चला कि काफी देर से लखनऊ जाने के लिए कोई बस नहीं आई, और ना लखनऊ से बाराबंकी कोई बस आई है। शहर में कहीं बैठ जाइए आप लोग। अंदर आ जाइए। शहर में तुलबा और पुलिस यानी स्टूडेंट और पुलिस के बीच टकराव हो जाने पर स्टूडेंट्स ने यानी तुलबा ने एक बस और एक जीप फूंक दी और भी काफी नुकसान किया। इसलिए रोडवेज की सारी बसें खड़ी कर दी गई थी और अब किसी बस का मिलना मुश्किल हो रहा था। झगड़े की खबर हर जगह हो गई थी। चंद बसें तो बाराबंकी ही में रुक गई। शांति ये सुनकर बहुत घबराई। घर से वो किसी भाई को भी साथ नहीं लाई थी कि बस में बैठकर घर जाना कौन सा मुश्किल काम है। गांव के खड़खड़े वाले सवारियां समेट कर जा चुके थे। यहाँ वाले घोड़ों को खोलकर आराम करने की फिक्र में थे, इसलिए अब घर वापस जाना भी मुश्किल था। बस एक बात इत्मीनान का बायस थी कि उसकी तरह 50 लोग लखनऊ जाने के लिए किसी सवारी के इंतजार में बस स्टेशन पर मौजूद थे। रफ्ता रफ्ता कुछ लोग ट्रकों को रोककर बैठ गए और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए, लेकिन बाल बच्चों वाले अब भी किसी बस के इंतजार में थे और बार बार बुकिंग की खिड़की पर जाकर पूछ गुछ कर रहे थे। पता चला कि घाघरा घाट वाली बस 8 बजे तक आएगी और लखनऊ जाएगी। ये सुनकर सबने इत्मीनान की सांस ली, उसे भी कुछ इत्मीनान हुआ। शांति ने अपनी गर्म शाल अच्छी तरह लपेट ली और बस स्टेशन के बरामदे में एक पत्थर की बेंच पर बैठ गई। 4-5 औरतें आसपास की बेंचों पर बैठी थी, अपने बच्चों को खिला पिला रही थी या छोटे बच्चों को गोद में सुलाने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ बसों के इंतजाम को कोसती भी जा रही थी। इतनी ठंडक में यहाँ खुले में बैठना सख्त तकलीफ देता और इंतजार की कोफ्त ने और भी सबको चिड़चिड़ा बना दिया था। मर्द अलबत्ता पुरसुकून थे और चाय पी रहे थे या पान सिगरेट से जी बहला रहे थे। कुछ लोग हुकूमत की बदइंतजामियों के शाकी थे, कुछ तुलबा की ज्यादतियों और गुंडागर्दियों की मजम्मत कर रहे थे। शांति को किसी बात से दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो बस घर पहुंचने की फिक्र थी।
शहर की बनिस्बत देहातों में रात जल्दी उतर आती है। बाराबंकी तरक्की करके अच्छा खासा छोटा मोटा शहर हो चुका था, फिर भी लोगों को अपने अपने घर पहुंचने की फिक्र थी। और जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, सबको हौल उठ रही थी। शांति तन्हा बैठी थी, इसलिए वो सबसे ज्यादा घबरा रही थी और बस आने की दुआएं मांग रही थी। 8:15 बजे घाघरा घाट वाली बस आ गई और सब लोग गोया फिर से जी उठे। जल्दी जल्दी सामान रखकर औरतों और बच्चों को बिठाया। कुछ टिकट लेने बुकिंग की तरफ दौड़े। शांति बस की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। कंडक्टर बस में भी टिकट बना देता था, इसलिए उसने वहीं बैठना मुनासिब समझा। बस चली तो सबने इत्मीनान की सांस ली। जिन लोगों का टिकट नहीं बना था, कंडक्टर पूछ पूछ कर उनके टिकट बनाने लगा। उसने भी टिकट लिया और शाल को सर से लपेटकर बाहर देखने लगी। साथ वाली सीट पर से एक बच्चा उठकर उसके पास आकर बैठ गया। वो उसे देखकर शफकत से मुस्कुराई और फिर ख्यालों में गुम हो गई। कंडक्टर टिकट बुक कर चुका तो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठकर बिके टिकटों का हिसाब करते हुए ड्राइवर से बातें करने लगा। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे, कुछ सीट से टेक लगाकर सोने की कोशिश करने लगे। औरतों ने अपने बच्चों को गोद में लेकर कंबलों या शालों में लपेट लिया था। बस के सारे शीशे बंद थे, इसलिए सर्दी का असर ज्यादा नहीं था। जब कोई मुसाफिर जलती हुई सिगरेट या माचिस फेंकने के लिए शीशा जरा सा खोलता तो सर्द हवा का झोंका अंदर दाखिल होकर सबको कपकपा देता। छोटे छोटे गांव छूटते जा रहे थे। सारे मंजर अंधेरे की चादर में लिपटे हुए थे। बस सड़क पर लगे हुए बिजली के खंभों पर लगे बल्बों की जर्द सी रोशनी में टिमटिमा रही थी। ये खंभे भी इतने इतने फासले पर थे कि रोशनी का दायरा बहुत महदूद यानी सीमित था, और जो कुछ रोशनी थी वो गाड़ी की हेडलाइट सी की थी। अचानक उस रोशनी में सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े नजर आए। वो सब कंबलों में लिपटे हुए थे। उनके हाथों में गठरियां थी। वो बेचैनी से हाथ हिलाकर बस को रोकने का इशारा कर रहे थे। पता नहीं ये बेचारे देहाती कब से परेशान है, कोई बस गुजरी ही नहीं होगी, एक मुसाफिर ने कहा। रास्ते में इस तरह बस रोकना कभी कभी खतरे को दावत देना होता है, एक दूसरे सज्जन ने कहा। दूसरे ने इस बात में सर हिलाया। कंडक्टर ने विसल दी, बस रुक गई। कुछ लोग अगले दरवाजे से अंदर आ गए, कुछ पिछले दरवाजे से। कंडक्टर ने बस दरवाजे बंद कर दिए और विसल दी। गाड़ी चल पड़ी। कितने लोग हैं? कंडक्टर ने पूछा। 9 मनई आई, एक ने कहा। बाराबंकी से टिकट बनेगा, रास्ते से टिकट बनने का कायदा नहीं है, कंडक्टर ने कहा, और साथ ही वो टिकट भी बनाने लगा। नखलऊ तक का टिकट बना दो। एक देहाती ने कुछ मुड़े तुड़े नोट निकालकर कंडक्टर की तरफ बढ़ा दिए। गाड़ी आगे बढ़ती रही। सब देहाती खड़े थे, कोई सीट खाली नहीं थी और शायद उन्हें बैठने की फिक्र भी नहीं थी। अपनी अपनी गठरियां नीचे रखकर वो इत्मीनान से खड़े थे। शांति ने अपने करीब खड़े देहातियों को सरसरी नजरों से देखा। खासे भयानक से लग रहे थे लोग। बस उनमें से वो जो उसके पास ही खड़ा था खासा हट्टा कट्टा जवान था। शक्ल भी गनीमत थी और बड़ी बड़ी स्याह मूंछों के पीछे उसके मोटे मोटे होंठ मुस्कुरा रहे थे। वो शांति के पास बैठे हुए बच्चे को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। शांति ने उसकी तरफ से नजरें हटा ली और खामखा बाहर की तरफ देखने लगी। खामखा इसलिए कि बाहर का अंधेरा अब कुछ और ज्यादा गहरा हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस जब कोई छोटा सा गांव आता तो चिराग टिमटिमाते नजर आते, वरना फिर वही भौक अंधेरा। यकायक बस के मुसाफिरों में से किसी ने मुंह से सीटी बजाई और खड़े हुए देहातियों ने अपने अपने हाथ कंबलों से बाहर निकाल लिए। सबके हाथों में पिस्तौल नजर आ रहे थे। अब सबको पता चला कि ये लोग डाकू हैं। 2 डाकुओं ने ड्राइवर और कंडक्टर को पिस्तौल की जद पर लेकर हुक्म दिया, गाड़ी रोक दो। ड्राइवर ने एक बेबसी की नजर से सारे मुसाफिर को देखा और गाड़ी रोक दी। डाकू ने पिस्तौल उसकी कनपटी पर रख दिया और बाकी डाकुओं ने मुसाफिरों को लूटना शुरू कर दिया। कंडक्टर का सारा कैश, मुसाफिरों की नकदी, घड़ियां, औरतों का जेवर सब डाकू के कब्जे में था। चीख पुकार तो दूर रही, किसी मुसाफिर के हलक से आवाज तक नहीं निकली। शांति ने भी मौके की नजाकत को समझा और अपना पर्स पास खड़े हुए डाकू की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन डाकू ने पर्स लेने के बजाय उसकी कलाई थामी।
उसके पास बैठा हुआ बच्चा कब अपनी माँ के पास गया उसे खबर नहीं। वो अब अपनी सीट पर तन्हा थी। वो मज़ाहमत यानी रेजिस्ट करना चाहती थी कि उसकी नजर डाकू के चेहरे पर पड़ी। वो वही जवान और खुशशक्ल देहाती था जो उसके करीब खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो लरस कर रहे थे क्योंकि अब उसके चेहरे पर जामिद सख्ती थी और आंखों से बेरहमी टपक रही थी। उसकी बेरहमी तो उसकी कलाई पर सख्त गिरफ्त से ही जाहिर हो रही थी। ये पर्स ले लो और ये जेवर भी। नहीं, तुम मेरे साथ आओ। नहीं। वो तड़पी और मदद के लिए बस के मुसाफिरों की तरफ देखा, लेकिन पिस्तौलों का खौफ सब पर गालिब था। सबने उससे नजरें चुरा ली। उनकी थी भी कौन? न माँ, न बहन, न कोई रिश्तेदार जो अपनी जान पर खेलकर उसकी मदद करते। शांति की आंखों में आंसू आ गए। उसकी कलाई पर गिरफ्त और सख्त हो गई। यकायक बस में अंधेरा हो गया। कई चीखें उभरी और उस अंधेरे में शांति घसीट कर बस से उतार ली गई। और फिर अंधेरे में दौड़ते भागते कदमों की आवाजें देर तक गूंजती रही। उन आवाजों से परे बस के स्टार्ट होने की आवाज उभरी और दूर होती गई। शायद ड्राइवर को यहां से भागने की जल्दी थी। शांति का मुंह एक हाथ से दबाए वो उसे अपने साथ लिए दौड़ रहा था। कई बार वो लड़खड़ाई, लेकिन उसने फुर्ती से उसे संभाल लिया। उसके बाजुओं में जकड़ी खेतों के बीच से गुजरते हुए उसे खरोंचे भी आई, लेकिन ज्यादा चोट नहीं लगी। उसको घसीटने वाला रास्तों के पेचो खम से अच्छी तरह वाकिफ था और अंधेरे में किसी चिराग की लौ टिमटिमाती नजर आई। ये एक झोपड़ा था। करीब पहुंचकर उसने आवाज दी, शेरा, अरे ओ शेरा। दूसरी आवाज पर झोपड़ी का दरवाजा खुल गया। किसी ने सर निकालकर बाहर देखा और पहचान कर बोला, अंदर चले आओ। वो उसे लिए हुए अंदर चला गया। फिर वो और शेरा बाहर निकल गए। कुछ खटर पटर की। शेरा बाहर रह गया और वो अंदर रह गया। शांति दीवार से लगी खड़ी हाँप रही थी। आहट पर उसने सर उठाकर देखा, वही था, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा और आंखों में प्यार भरी नरमी की झलक। लेकिन शांति उससे खौफजदा थी। आराम से बैठ जा, उसने कदर सख्ती से कहा, लेकिन वो बैठी नहीं और खौफजदा नजरों से उसे देखने लगी। उसका डर महसूस करके उसने नरमी से कहा, डरो नहीं, बैठ जाओ। मैं घर जाऊंगी, मुझे जाने दो। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। उसका सर थोड़ा सा झुक गया। उसकी मांग के बीच में सिंदूर की हल्की सी लकीर नजर आई। तुम्हारा आदमी भी साथ में था? शांति ने इनकार में सर हिला दिया। फिर तुम अकेली कहाँ जा रही थी? घर। आई कहाँ से? बस तो घाघरा घाट की थी। बाराबंकी के पास ही मेरा मायका है। माँ बीमार थी, उसको देखने गई थी। वापसी में देर हो गई। अब घर ना पहुंची तो मर्द क्या कहेगा? वो घर पर नहीं थे। चलो ये भी अच्छा है, तुम सवाल जवाब से बच जाओगी। लेकिन वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो क्या हुआ? वो यही समझेगा कि तुम मैके में हो। ऐसा ना कहो, मुझे जाने दो, तुम्हारे पाँव पड़ती हो। तुम मुझे अच्छी लगी और मैंने वो सारा माल छोड़ दिया जो मेरे हिस्से में आने वाला था, सिर्फ तुम्हारी खातिर। वो मुस्कुराया, उसका पर्स उसके सामने डाल दिया। अब तुम बैठ जाओ। साथ ही उसने बाजू थाम कर बिठा दिया। जमीन पर पेरे का बिस्तर था। वो भद से बैठ गई और वो उसे छोड़कर बाहर चला गया। बाहर से दरवाजे की कुंडी भी चढ़ाता गया। शांति ने चारों तरफ देखा। झोपड़े की दीवारें पक्की थी, छत फूस की थी लेकिन मजबूत थी। एक दरवाजा था, वो बाहर से बंद था। वो भाग जाने का ख्याल छोड़कर रोने लगी। 10-15 मिनट के बाद वो अंदर आ गया। उसके हाथ में पीतल का एक ग्लास था। वो उसने उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसमें दूध था। लो, इसे पी लो, भूख लगी होगी। शांति ने ग्लास लेने को हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने एक हाथ उसकी गर्दन में डालकर दूसरे हाथ से ग्लास उसके मुंह से लगा दिया। उसका मुंह खुद ब खुद खुल गया। उसने वो सारा दूध पी लिया। खुशी से नहीं, जबरदस्ती, डर और खौफ से। खाली ग्लास एक किनारे डालकर उसने उठकर दरवाजे की कुंडी अंदर से चढ़ा दी और उसके पास बैठकर प्यार से उसे देखने लगा। शांति ने नजरें झुका ली। एक गबरू जवान की प्यार भरी नजरें बर्दाश्त करना उसके बस के बाहर था। वो फितरतन शर्मीली थी। अभी तक प्रकाश से शर्माती थी और वो उसकी शर्म का मजाक उड़ाता था, लेकिन यह शर्म उसके देहाती माहौल की देन थी।
पहले तो मैं समझा था कि वो बच्चा तुम्हारा है, पर जब वो उठकर अपनी माँ के पास चला गया तब मैं समझा कि तुम अकेली हो। उसने मुंह उठाकर उस डाकू की तरफ देखा जो बातचीत से पढ़ा लिखा और किसी हद तक इंसानी रिश्तों से मुतासिर नजर आ रहा था। चलो ये भी अच्छा ही हुआ, तुम्हारा बच्चा होता तो रो रो कर बस के सारे लोगों को बता देता कि मैं उसकी माँ को ले गया हूँ। वो हंसा तो वो लड़त उठी। उसका एक हाथ बेख्तियार अपने पेट पर चला गया। अभी पिछले ही हफ्ते तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसे 3 माह का हमल यानी क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी थी। और अब वो फिर रोने लगी। वो बच्चा वो सिसकती हुई बोली, वो बच्चा अगर मेरा होता तो क्या तुम जब भी मुझे ले आते, और ये आपका है मेरा फर्ज। वो बच्चा अगर मेरा होता तो क्या तुम जब भी मुझे ले आते, मुझ पर और मेरे बच्चे पर दया ना करते? दया करने का सवाल ही नहीं था। तुम मुझे अच्छी लगी। पूरी बस में तुम जैसी रूपवती कोई नहीं थी, और अक्सर मैं लूट के माल पर तुम्हारी जैसी किसी रूपवती को तरजीह देता हूँ। ये तो आदि गुनाहगार है, इससे रहम की भीख नहीं मिलेगी। तुम्हारा नाम क्या है? नाम से क्या लेना देना? तुम्हारा नाम रूपवती तो मैंने रख ही दी है। न जाने कितनी औरतों का नाम रूपवती रखा होगा। तुम जल क्यों गई? मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी विनती करती हूँ। मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, बेहाता हूँ। लेकिन उस पर किसी फरियाद का कोई असर नहीं हुआ। उसने शांति का बाजू थाम कर अपनी तरफ घसीटा और अपनी छाती से लगा लिया। उसके चेहरे पर झुक गया। शांति ने अपना मुंह हटाना चाहा, लेकिन अंदरूनी जज्बात से सुलगते हुए उस जोशीले मर्द के झुके हुए चेहरे के नीचे वो जुम्बिश भी न कर सकी, और उसके मोटे मोटे गर्म गर्म होठों ने उसके कोमल, ठंडे और कांपते हुए लबों को छू ही लिया। उसका एक हाथ शांति के चेहरे को छूता, गर्दन और सीने से फिसलता हुआ उसकी नंगी कमर को सहलाता हुआ उसके मक्खन जैसे गोरे गोरे पेट पर रुक गया। उसके पेट के हल्के से उभार को सहलाने लगा। वो तड़प उठी। उसे याद आ गया कि उसकी कोख में प्रकाश उसके पति का बच्चा पल रहा है, और ये गैर मर्द एक डाकू, इंसानियत का दुश्मन, उसकी इस्वत लूटने के दर पे है। एक डाकू के हाथों अपनी इज्जत लुट जाने के बाद मैं कैसे जीऊंगी? मैं कैसे अपने पति और अपने बच्चे को मुंह दिखाऊंगी? ये बच्चा मुझे अपनी माँ समझेगा, लेकिन मैं माँ का ऊंचा रुतबा पाने के लायक ही कब होंगी? वो तड़पी और अपनी पूरी कुव्वत से जोर लगाकर उससे अलग हुई। फिर उसने रोते हुए अपना सर उसके कदमों पर रख दिया। मुझ पर दया करो, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, तुम खुद देख लो। उसने सीधे होकर अपनी साड़ी का पल्लू पेट पर से जरा हटा दिया, और मर्द ने झेप कर नजर हटा ली और उसे तसल्ली देने के अंदाज में उसकी पीठ सहलाने लगा। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बता दी रूप? शांति ने हैरत से उसकी सूरत देखी और उसकी आंखों में रहम और प्यार की मिली जुली कैफियत देखकर सर झुका लिया। धीरे से बोली, मुझे याद ही कब रहा था। डर के मारे तो मेरी जान ही निकली जा रही थी। तो जब तुम्हारा हाथ लगा तब मुझे याद आया कि वो शर्मा कर चुप हो गई और वो हंस पड़ा। अच्छा उठो, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं, वरना इस बच्चे का बाप घर पहुंच गया तो तुम पर न जाने क्या शक करे, और हो सकता है कि वो सारी जिंदगी इस बच्चे को भी शक की नजरों से देखे। उसने शांति को अपने साथ आने का इशारा किया। शांति ने कपड़े बराबर किए, शाल अच्छी तरह लपेटी और उसके साथ बाहर आ गई। दरवाजे की कुंडी चढ़ाकर वो उसका हाथ थाम कर एक तरफ चलने लगा। शांति के होश और हवास पर अब तक खौफ और हरास गालिब था। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक वहशी डाकू के चंगुल से बच गई है, और वो आदमी जो चंद लम्हे पहले तक एक लुटेरे के रूप में उसकी इज्जत के दर पे था, रहमदिल बन गया है। 2-4 गलियारे पार करने के बाद उसने शांति को एक पेड़ की आड़ में खड़ा कर दिया और सामने वाले घर के दरवाजे पर जाकर आवाज दी, काका और रामदीन काका। उसके कई बार आवाज देने के बाद दरवाजा खुला और किसी ने एक हाथ लालटेन लेकर बाहर झांका और कहा, को है? हमें काका कोशी। काहे रे, इतनी रात को कौन आ पता गई? काका बड़ा जरूरी काम है, जरा गाड़ी लेकर है, सवेरे पहर खड़ी कर देंगे। अच्छा आकर ले ले, सब ठीक ठाक है? काका अंदर मुड़ गए। वो उनके पीछे गया और मोटरसाइकिल से खेलता बाहर ले आया। काका ने दरवाजा बंद कर लिया और वो गाड़ी पेड़ के करीब लाकर उसने कहा, बैठ जाओ। शांति पिछली सीट पर संभल कर बैठ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और अगली सीट पर बैठ गया। मुझे अच्छी तरह पकड़ कर बैठ जाओ, वरना ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर कहीं टपक गई तो पता भी नहीं चलेगा।
अपनी बात पूरी करके वो जोर से हंसने लगा। शांति के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने उसे खूब अच्छी तरह जकड़ लिया। हम लखनऊ चल रहे हैं रूप, पर मुझे तुम्हारे घर का पता तो मालूम नहीं। रूप, मेरा नाम शांति है। मुझे कैसर बाग बस स्टेशन पर उतार देना। वहाँ से मेरा घर पास ही है, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, घर पहुंचाने का अच्छा इनाम देना चाहती हो? अभी वो बस वहां पहुंची ही होगी और डाकुओं के लूटमार की कहानी हर जबान पर होगी। एक आदमी मुझे पहचान लिया तो सीधा कोतवाली पहुंचा देगा। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। तुम रेजिडेंसी से पावर हाउस वाली सड़क पर होते हुए बलरामपुर अस्पताल तक चलो, वहीं पर मेरा मकान है। उधर इस वक्त सन्नाटा होगा। शांति ने बताया। मोटरसाइकिल शहर के हुदूद में दाखिल होकर शांति के बताए हुए रास्ते पर दौड़ने लगी और फिर बलरामपुर अस्पताल के चौराहे से बाएं हाथ मुड़कर उसने मोटरसाइकिल एक अंधेरे मुकाम पर रोक दी। शांति उतर गई। उसने कलाई में बंधी रिस्ट वॉच पर नजर डाली और उसे तसल्ली देने के अंदाज में बोला, अभी 9:45 बजे हैं, कह देना आखिरी बस मिली थी इसलिए देर हो गई। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी खुशी। शांति, मैं तो तुमसे अब भी शर्मिंदा हूँ। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शांति ने नमस्कार के लिए हाथ जोड़ दिए और मोटरसाइकिल उन्हीं रास्तों पर लौट गई जिधर से आई थी। शांति ने दरवाजे पर नजर डाली, ताला नहीं लगा था। इसका मतलब यह है कि प्रकाश आ गया है। उसने कॉल बेल पर उंगली रखी। चंद मिनट के बाद दरवाजा खुला, सामने प्रकाश खड़ा था। वो शायद गहरी नींद से उठकर आया था। वो अंदर गई। माँ कैसी है? रसमन पूछा। अच्छी है। वो कपड़े बदलने पर्दे के पीछे चली गई। अब आ भी चुको, प्रकाश ने पुकारा। तो वो अपने ख्यालों से चौंकी और बाहर आ गई। बिस्तर पर लेटी तो उस पर थकन का गलबा होने लगा। प्रकाश ने बत्ती बुझा दी और फिर वो उस पर इस तरह टूट पड़ा जैसे एक वहशी दरिंदा अपने शिकार पर टूटता है। शांति का जी चाहा कि वो दौड़ती हुई जाए और कोशी के सीने से लगकर उसके मोटे मोटे होंठों को अकीदत और एहतराम से चूम ले, जिसने डाकू होने के बावजूद उसके माँ होने का भरम रख लिया था। लेकिन ये प्रकाश उसको कभी किसी हालत में माफ नहीं करता। इसको क्या कहेंगे? पति होने का मतलब ये भी तो नहीं है कि वो उसकी कोख में पलने वाले अपने बच्चे का भी ख्याल न करे, जिसे उसके नाम के साथ इस दुनिया में आना है। और आज उस नाम और हक को बनाए रखने के लिए एक डाकू का दिल भी पसीज गया। वो चाहता तो उसको लूट सकता था। लुटेरा वो नहीं, प्रकाश है उसका पति जो उसका रेप कर रहा है। तो कहते हैं जिसको देश निकाला मिला। देश निकाला आप समझते होंगे, जिला वतन। सुना रहे हैं तारिक हमीद। 3 साल कबल जब मैं अपना वतन छोड़कर अरब के रेगिस्तान में दौलत कमाने आया था तो मेरे दिल में उमंग थी, हौसला था और नई मंजिलों की तलाश की जुस्तजू थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सारा जोश और वलवला सर्द पड़ता गया। सारे दिन की कड़ी मेहनत के बाद जब मैं अपने ठिकाने पर वापस आता तो मुझे अपने घर की यादें बुरी तरह तड़पाती थी। अपने शहर की तंग गलियां, कुशादा सड़कें और हरे भरे वसी मैदान याद आते। घर के बाहर लगा हुआ नीम का छतनार पेड़ जिसकी ठंडी छांव में खेल कूद कर मैं जवान हुआ था, और अब मेरे बच्चे उसकी घनी छांव में मुख्तलिफ खेल खेलते थे। रहमत दादा की दुकान, कल्लू का चाय खाना, जिनसे बज़ाहिर मेरा कोई रिश्ता नहीं था, अब उन सब की याद मेरे दिल में चुटकियां लेती और बीवी बच्चों की याद और उनकी जुदाई मुझे खून के आंसू रुलाती। और मेरा जी चाहता कि सारी दौलत पर लात मारकर अपने वतन वापस चला जाऊं। लेकिन मैं ये सब सिर्फ सोच कर रह जाता। मैं जिस कंपनी में काम करता था उससे मेरा मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का था और अभी मुझे यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। फिर मेरे घर वाले कब इसे पसंद करते कि मैं लगी लगाई रोजी छोड़कर घर वापस आ जाऊं। उनका सोचना भी तो हक बजानिब था। महज मेरी कमाई की बदौलत मेरा छोटा सा घर 2 मंजिला खूबसूरत मकान में बदल गया था, जिसका हर कमरा कीमती अशिया से सजा हुआ था। बीवी और बहनों के पास जेवरात और मलबूसात के ढेर लग गए थे और भाई मोटरसाइकिल उड़ाए उड़ाए फिरते थे। बीवी की फरमाइश थी कि वापसी में इंपोर्टेड कार जरूर लेता हूं। जी हाँ, अब तो बड़ी बड़ी फरमाइश इस तरह की जाती है जैसे बच्चे खिलौने की फरमाइश करते हैं। बहनें ब्याह कर अपने घर जा चुकी थी, लेकिन उन्हें भी अपना घर सजाने के लिए कीमती सामान चाहिए था। फिर
फिर उनके नजदीक ये कौन सी बड़ी बात थी? आखिर उनका सगा भाई मां जाया जो इतनी दौलत कमा रहा था। एक लम्हे के लिए भी किसी को यह ख्याल नहीं आता था कि अपने घर और अपने वतन से दूर मेरे दिल पर क्या गुजरती है। शुरू मेरे बीवी के खत की हर सतर हिजरो फिराक की दास्तान बयान करती थी। रफ्ता रफ्ता सारी दास्तानें सफ़े किरतास से गायब होने लगी। उनकी जगह फ्रिज, टीवी, वीसीआर ने ले ली। फरमाइशों का सिलसिला दराज होता गया और मैं सबकी फरमाइश पूरी करने के फिक्र में डबल शिफ्ट करने लगा। अपना आराम व चैन तज कर, बलि देकर मैं कोल्हू के बैल की मानिंद दिन रात काम करता और इसका सिला मुझे क्या मिलता? यही अगले खत में चंद और चीजों की फरमाइश आ जाती। मेरी बेख्वाब आंखों ने अरसे से कोई ख्वाब नहीं देखा था। मुझे हर वक्त ये फिक्र लगी रहती थी कि अगर मेरा ड्राफ्ट ना गया तो बहनों का जहेज नामुकम्मल रह जाएगा, भाइयों की तालीम रुक जाएगी और पैसों के बगैर बीवी की मुस्कुराहट गुम हो जाएगी। मेरे घर वालों की जिंदगी का पहिया जो मेरी कमाई के सहारे घूम रहा था थम जाएगा। मेरी जिंदगी का तो बस एक ही मकसद था, रुपया कमाना, दिन रात मेहनत करना। मेरा गोश्त पोस्ट का वजूद फौलादी मशीनों में तब्दील हो गया था। मेरे यार दोस्त रश्क करते थे मुझसे कि मेरे घर वाले मुझसे कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। अब मैं उन्हें क्या बताता कि घर से आने वाले हर खत में कीमती चीजों के नाम तो होते हैं, मोहब्बत का एक लफ्ज नहीं होता। मेरी बेचैन नजरें भूखे भिखारी की मानिंद हर लफ्ज, हर सतर पर टूटती और बिखर जाती। कभी मेरा शीशाए दिल राडो घड़ी से टकराकर पाश हो जाता, कभी कुकिंग रेंज से टकराकर चकनाचूर हो जाता। मैं प्यार के लिए तरसता हूं, लेकिन इस बेआबो ग्याह सहरा में प्यार कितना उनका है ये कोई मुझसे पूछे। कुछ दिन पहले मेरा एक छोटा सा घर था। चाहने वाली माँ थी, जान छिड़कने वाली बहनें और भाई थे। मेरी महबूबा मेरी बीवी सीरत थी और मेरे कलेजे की ठंडक मेरे बच्चे शाबी और टोटो थे। एक फैक्ट्री में मैं फोरमैन था, तनख्वाह माकूल थी, हमारी गुजर औकात से अच्छी तरह होती थी क्योंकि उस वक्त हमारी ख्वाहिशात का दायरा महदूद था। जिंदगी से वाबस्ता छोटी छोटी खुशियां थी। हमारे सुख और सुकून के लिए ये खुशियां बहुत। किसी को तकदीर से कोई शिकवा नहीं था। फिर सब कुछ बदल गया। अचानक सबको अपनी महरूमियों का एहसास इतनी शिद्दत से हुआ कि जिन जबानों पर हर वक्त शुक्रगुजारी के कलमात रहते थे वो अपनी बदनसीबी पर शिकवा कुना रहने लगी। और ये सब हमारे पड़ोसी अजमल साहब की वजह से था। अजमल साहब दुबई क्या गए, उनके घर दौलत बरसने लगी। उनकी खुशहाली देखकर हमारे घर में पिट्टस मातम पड़ गई। जिंदगी के वो सारे लवाजिमात जो हमारी दस्तरस से बाहर थे, उनकी कमी का एहसास सबको दिन रात तड़पाने लगा। बीवी की उठते बैठते एक ही रट थी, बाहर जाओ, कुछ करो। आखिर इस तरह जिंदगी कब तक गुजरेगी? कब तक एक एक चीज के लिए हम तरसते रहेंगे? मैं कहीं डाका डालने से रहा। ये यकायक तुम्हें क्या हो गया है सीरत? पहले तो तुम्हें किसी बात का शिकवा नहीं था। जी हाँ, जो लोग बाहर जाकर कमाते हैं वो डाका ही तो डालते हैं। अगर पहले किसी बात का शिकवा नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी तकलीफों का एहसास नहीं था। हम भी आखिर इंसान हैं, कब तक तरसते रहेंगे? ये घर है या कैद खाना कि खुलकर सांस तक नहीं ले सकते? बच्चे अलग हर चीज के लिए दिल मार कर रह जाते हैं। ये जीना कोई जीना है? एक बेगम अजमल है। और मैं शर्मिंदा सा सर झुकाए सारे इल्जामात और शिकायतें सुनता रहा। मुझे महसूस हुआ कि मैं वाकई एक नाकारा शौहर, निकम्मा बाप और नालायक बेटा हूँ। मैंने अब तक सिवाय तकलीफों के अपने घर वालों को दिया ही क्या है? दिन रात लान तान और बक झिक से दिल बर्दाश्ता होकर जी आता कि कहीं मुंह काला कर जाऊं और अपनी मनहूस सूरत किसी को ना दिखाऊं। लेकिन इस दौरान वो कुछ हुआ जिसका गुमान तक नहीं था। मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी कंपनी में मुलाजमत की पेशकश की और मेरी मंजूरी मिलते ही अपॉइंटमेंट लेटर, वीजा, जहाज का टिकट भेज दिया और मैं घर वालों से रुखसत होकर
एक नई मंजिल के सिमत प्रवास कर गया। सच पूछिए तो मेरा दिल उसी वक्त टूट गया था जिस वक्त घर वालों ने खुशी खुशी मुझे रुखसत किया था। इंसानी रिश्तों के तकद्दुस पर मेरा जो एतमाद था और खुलूस और मोहब्बत पर जो ईमान था, वो बुरी तरह मजरूह हो गया था। अपनी शख्सियत और अपनी इनफिरादियत खोकर महज पैसा कमाने की मशीन बनकर रह गया। मेरा अदबी ज़ौक़, मेरा लतीफ़ जज्बात, मेरे नाजुक एहसासात भारी भारी मशीनों तले दम तोड़ गए थे। और फिर शब रोज का सिलसिला कुछ इस तरह आगे बढ़ा कि मैं अपना आप तक भूल गया कि मौत की ये भी एक शक्ल होती है। जैसे जैसे मेरी मुलाजमत की मुद्दत कम हो रही थी, मेरी बीवी सीरत की परेशानी में इजाफा हो रहा था। उसे अभी से ये गम सताए जा रहा था कि मैं वापिस आकर क्या करूंगा। 1000-2000 की मुलाजमत मिल भी गई तो उसमें भला क्या होगा। जिस ऐशो आराम के सब आदी हो चुके थे उसका क्या होगा। मैं सीरत के खतूत पढ़ता और गुस्से से सुलग उठता। फिर मैंने फैसला किया कि जब उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं उनके लिए क्यों तड़पूं। उन्हें जो कुछ चाहिए वो सब उन्हें मिलता रहेगा। मैं वतन जाकर जलील ख्वार नहीं होऊंगा। और मैंने यही किया। अम्मी का इंतकाल हुआ, मैं नहीं गया। भाइयों की शादी हुई, मैंने शरीक होने से इनकार कर दिया। भाई लड़ झगड़ कर सीरत से अलग हो गए, मैंने कोई असर नहीं लिया। मेरी बला से घर बिखरे या टूटे। क्या पता सीरत ने खुद ही उन्हें निकाल बाहर किया हो कि बस बहुत उड़ा चुके मेरे शौहर की कमाई के गुलछर्रे, अपना अपना रास्ता लो। मेरे बच्चे शाबी और टोटो जवान हो। टोटो का इंजीनियरिंग का ये आखिरी साल है। शाबी भी अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और अभी कल ही सीरत का खत आया है कि उसने शाबी का रिश्ता तय कर दिया है। मुझे अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत करना चाहिए और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं घर गया भी तो मेरी शाबी मुझे कहां मिलेगी। वो 4 साल की गोल मटोल बच्ची जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था, कहीं माजी में गुम हो चुकी है। अब जो शाबी है वो मुझे पहचानती है ना मैं उसे। एक अजनबी की तरह उसके सामने जाकर खड़ा होना कैसा लगेगा। हमारे बीच बरसों के फासले हाइल हैं। वो एक पल में भला कैसे दूर हो सकते हैं। 20 साल का अरसा कुछ कम तो नहीं होता। अजनबियत की दीवार एक एक ईंट करके इतनी बुलंद हो चुकी है कि इसका ढाना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। एक अजनबी की तरह अपनी बेटी के सामने जाने का मुझ में ना हौसला है ना हिम्मत। हाँ, अलबत्ता वो सारी चीजें भेजने की कोशिश करूंगा जिसकी फरमाइश सीरत ने की है। इस दियारे गैर में अपनों से दूर रहकर जीना कितना मुश्किल था, लेकिन मैं इस मरहले से भी गुजर गया। जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सिवाय चंद धुंधले नुकूश के मुझे कुछ नजर नहीं आता। मेरी बीवी जो मेरी महबूबा भी है, जिस वक्त मुझसे जुदा हुई थी उसकी आंखों में जिंदगी की भरपूर चमक थी। उसकी होठों पर मुस्कुराहट के अनगिनत रंग सजे थे। उसकी सांसें मुश्कबार थीं और दिल की धड़कनों में मोहब्बत का आहंग था। सीरत की खूबसूरती और जवानी तो वक्त के रेगजारों में गुम हो चुकी होगी। खुद मैं भी तो अब वो नहीं रहा जिस पर सीरत कभी फिदा थी। मेरे स्याह चमकीले बालों में सुरमई राख इस तरह घुल मिल गई थी कि मैं चाहूं भी तो उसे अलग नहीं कर सकता। एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तकदीर का चक्कर मुझे कहां कहां नहीं ले गया। चलते चलते मैं आबला पा हो गया और दिल का सुकून कहीं न मिला। हर जगह 12 बाई 10 का एक कमरा मेरा घर बना और मैं तमाम उम्र एक घर के लिए तरसता रहा। घर तो घर वालों से होता है और जिला वतनों का कोई घर नहीं होता। पिछले कुछ दिनों से एक अजनबी मुल्क पर भी जंग के बादल मंडरा रहे हैं। लड़ाई इक़्तिदार की हो या हुसूले ज़र की या उसूलों की, मरने वाले हमेशा बेकसूर ही होते हैं और हम जैसे बेदर और बेघर लोगों को ना इक़्तिदार से कोई वास्ता होता है, ना उसूलों से कोई लेना देना होता है।
हमारी जिंदगी का मकसद तो पैसा कमाना है। मेरी तरह सैकड़ों और हजारों लोग अपना घर, अपना वतन छोड़कर अजनबी जमीनों पर महज पैसा कमाने ही तो आते हैं और ना चाहते हुए भी इस जंग का हिस्सा बन जाते हैं। जंग के खतरे के पेश नजर बहुत से लोगों ने रख्ते सफर बांध लिया और मैंने फैसला किया कि मैं यहीं रहूंगा। अगर मैं जाना भी चाहूं तो कहां जाऊं? इस वसी दुनिया के किसी भी खित्ते जमीन पर मेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ हवाई जहाजों की गड़गड़ाहट और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनता रहता हूं। मेरी बेख्वाब आंखों के सहराओं की रेत की चुभन मैं आंखें बंद कर लेता हूं और सोचता हूं कि वो लोग कितने नादान होते हैं जो वतन की सरजमीन पर मरना चाहते हैं। मेरे लिए तो जिला वतनी की मौत 1000 जिंदगियों पर भारी है। दिल के किसी गोशे में हुक सी उठती है कि काश ये शबे तन्हाई कुछ और मुख्तसर होती है। काश